नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र बोदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं परिचयात्मक पशुपालन प्रसार शिक्षा के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने पूरी जानकारी आपको दी है। अब बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसके लिए जो बड़े पार्ट है, बड़े लेसन है, उनके हमने 2-2 पार्ट किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन सके और आप लगातार क्लास लेते हुए ऊबे भी नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है पशुपालन प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं तथा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, की औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। ठीक है, ओके, आइए। ठीक, पहला है प्रसार शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा को हम इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। और प्रसार शिक्षा एक प्रकार की किस प्रकार की शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, अब इधर बात करते हैं संस्थागत शिक्षा या फिर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, संस्थागत शिक्षा का अर्थ हुआ कि संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहेंगे? संस्थागत शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, संस्थाओं का मतलब हुआ कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जहां पर हमें शिक्षा प्राप्त करते हैं या जहां पर हमें शिक्षा दी जाती है उसे हम बोलेंगे फॉर्मल एजुकेशन। क्या बोलेंगे? फॉर्मल एजुकेशन। संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा को क्या बोलेंगे अपन? फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, और संस्था से बाहर दी जाने वाली शिक्षा को क्या बोलेंगे हम? प्रसार शिक्षा। क्या बोलेंगे? प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, ओके। अब करते हैं दोनों के अंदर क्या अंतर है। इस ये जो दोनों शिक्षा प्रणालियां हैं इनमें क्या क्या अंतर है, किन किन चीजों का अंतर है। पहली बात करते हैं, यह शिक्षा बिना किसी पाठ्यक्रम के चलाई जाती है। पाठ्यक्रम का मतलब हो गया सिलेबस। ठीक है, पाठ्यक्रम का अर्थ हो गया सिलेबस। कि जो जो प्रसार शिक्षा है इसकी कोई किताब नहीं होती है, इसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है। जैसे मान लो हमारे जो वेटनरी है, HGP एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जो प्रोग्राम है, इसके अंदर हमारे पास में 10 सब्जेक्ट हैं, 10 किताबें हैं। ठीक है, जो कि हमें कहाँ पढ़ाई जाएगी? संस्था के अंदर। तो ये किस प्रकार की शिक्षा हुई? औपचारिक शिक्षा। कौन सी हुई? औपचारिक शिक्षा। जबकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई सिलेबस नहीं होता, इसकी कोई किताब नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसकी कोई किताब नहीं, इसे हम कहेंगे कि इसका पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित परिसीमा नहीं होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अर्थात इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। प्रसार शिक्षा एक प्रकार की कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, ओके। फिर इधर बात करते हैं संस्थागत शिक्षा या फिर फॉर्मल एजुकेशन। यह शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार चलाई जाती है। देखो, संस्था के अंदर जो शिक्षा दी जाएगी वो सिलेबस के आधार पर दी जाएगी। 10th क्लास के बच्चों को केवल 10th क्लास की जो किताबें हैं, जो सिलेबस है वही पढ़ाया जाएगा। 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको 11th क्लास का सिलेबस या 11th क्लास की किताबें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो क्या है? निश्चित है। 10वीं क्लास वाले बच्चों को 12वीं क्लास की किताबें नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है? निश्चित है, इसका कार्यक्रम निश्चित है। जबकि जो प्रसार शिक्षा है, इसका कार्यक्रम, इसका पाठ्यक्रम है, इसका सिलेबस क्या है? निश्चित नहीं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा और इसे कहेंगे हम औपचारिक शिक्षा या फिर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, देखो बात यहाँ आप देख रहे होंगे, संस्थाओं के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है वो किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा। और संस्थाओं से बाहर दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहेंगे? प्रसार शिक्षा या फिर अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसका कार्यक्रम सीखने वालों की रुचि के अनुसार ही होता है। जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं गंतव्य में जा रहे हैं और रास्ते के अंदर कहीं पर कोई भजन संध्या हो रही है, जहां पर हमें, हाँ, कोई भजन संध्या हो रही है, वहां पर कोई गीता का पाठ हो रहा है जहां पर ज्ञान की बातें बताई जा रही है। ठीक है,
तो अब हम उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे ये किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ये अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा मन करेगा तो जागरण में जाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो जागरण में नहीं जाएंगे। तो ये कह रहा है कि इसका कार्यक्रम सीखने वालों की रुचि के अनुसार ही होता है। अगर हमारा इंटरेस्ट है भजन संध्या में जाने का या फिर किसी प्रोग्राम के अंदर जाने का तो हम जाएंगे, अगर हमारा मन नहीं तो हमें नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि सीखने वाले की इच्छा हो तो वो उसको सीखेगा, अगर सीखने वाले की इच्छा नहीं है तो वो उसको नहीं सीखेगा। जबकि इसका कार्यक्रम शासकों की रुचि के अनुसार होता है। शासकों का मतलब हो गया भाई ये एजुकेशन कहाँ दी जा रही है, स्कूल के अंदर, ठीक है। और स्कूल के अंदर शासक कौन है, टीचर, ठीक है, मास्टर जी है। तो ये कह रहा है कि मास्टर जी की इच्छा के अनुसार ही हम सीखेंगे, इसमें अगर हमारी इच्छा नहीं है पढ़ने की तो वो इच्छा मान्य नहीं होगी, क्योंकि औपचारिक शिक्षा है, संस्था के अंदर दी जा रही है। तो मास्टर जैसा कहेगा वैसे अपने को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है इसका कार्यक्रम शासकों की रुचि के अनुसार ही होता। मास्टर कहेगा कि आज हम पहला पाठ पढ़ाएंगे तो हमें पहला पाठ ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर तो क्या है, स्वतंत्रता है, सीखने की क्या है, स्वतंत्रता। हमारा मन करेगा तो सीख लेंगे और हमारा मन नहीं करेगा तो नहीं सीखेंगे। जबकि इधर क्या है, इधर स्वतंत्रता नहीं है, इधर तो परिसीमाएं फिक्स है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। स्कूल में जाएंगे और स्कूल में जो मास्टर जो चीज पढ़ाएगा वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ शासकों का अर्थ हो गया टीचर्स, मास्टर जो चीज पढ़ाएंगे वो अपने को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगला अंतर है, इसका क्षेत्र असीमित होता है। देखो प्रसार शिक्षा है वो गांव में भी दी जा सकती है, शहरों में भी दी जा सकती है। ये गांव के किसी भी क्षेत्र, किसी भी ढाणी के अंदर भी दी जा सकती है। कहीं भी 10 लोगों को हम इकट्ठा कर लेंगे और उनकी हम सभा कर लेंगे, उनको हम नॉलेज दे देंगे, उनको ज्ञान दे देंगे, उनको किसी भी नई चीज के बारे में बता देंगे। तो इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि वहां पर ही आप सब लोगों को बुलाएंगे, कहीं पर भी हम हमारी सुविधा के अनुसार स्थान तय कर सकते हैं। जबकि इसका क्षेत्र सीमित अर्थात संस्था तक ही सीमित होता है। देखो अब यह है कि एक संस्थाओं में दिया जाएगा, क्योंकि संस्थागत शिक्षा तो कहाँ दी जाएगी, संस्था के अंदर ही दी जाएगी। जैसे मान लो आप किसी गांव के अंदर हो और गांव के अंदर मास्टर थोड़ी आ जाएगा कि गांव वालों को इकट्ठा करके पहला पाठ पढ़ाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संस्थागत शिक्षा केवल संस्था तक ही सीमित रहती है, वहीं पर हम पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो मास्टर जी किसी शादी के अंदर मिल गए अपने को, ठीक है, और वहां पर थोड़ी अपने को वहां पर पहला पाठ पढ़ाने लग जाएंगी, भाई साहब ये स्टूडेंट सारे इधर आ जाओ, भाई पहला पाठ पढ़ने लग जाओ, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। तो ये है प्रोग्राम कि इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है कि गुरुजी आप मास्टर हो स्कूल तक ही हो ना, स्कूल के अंदर ही आप हमें कूट सकते हो, शादी ब्याह में नहीं कूट सकते हो आप हमें, आ गई बात समझ में। तो ये क्या संस्था तक ही सीमित रहती है, ठीक है, संस्थागत शिक्षा केवल संस्था तक ही सीमित रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं पांचवा, सीखने वाले सभी आयु वर्ग। अब देखो भाई जागरने में तो बूढ़ा आदमी भी चल जाएगा, गीता का पाठ हो रहा है वहां पर बूढ़ा आदमी भी चल जाएगा, जवान भी चल जाएगा, बच्चा भी चला जाएगा, ठीक। जबकि स्कूल में थोड़ी, हम किसी भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं तो उसमें आयु सीमा निश्चित होती है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं भर सकते हैं, 30 साल से ऊपर के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर आयु का कोई मतलब नहीं है, किसी भी आयु वर्ग का आदमी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है और शिक्षा को दे भी सकता है, ठीक है। हाँ फिर है सभी प्रकार के होते हैं, अर्थात बच्चे, युवा, बुजुर्ग आदि तथा उनकी कोई योग्यता नहीं होती। और भाई किसी चौपाल में ज्ञान देने के लिए बूढ़ा बुजुर्ग आदमी भी अपने को कह देता है कि भाई आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, ठीक है। उसके पास में ये थोड़ी कहेंगे आप हमें ज्ञान दे रहे हो तो आपकी 10वीं की मार्कशीट लेके आओ, ठीक है। जबकि स्कूल के अंदर अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसकी भी निश्चित योग्यता ही होती है कि वो MA किया हुआ होना चाहिए, B.Ed किया हुआ होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, तो निश्चित होती है उसकी, ठीक है। अब इधर बात करते हैं सीखने वाले एक निश्चित आयु योग्यता की होनी चाहिए, आयु की। अब देखो भाई 10वीं क्लास के अंदर निश्चित आयु वर्ग के हो गए, 12वीं में निश्चित आयु वर्ग के हो गए, डिप्लोमा में हम एडमिशन ले रहे तो निश्चित आयु वर्ग चाहिए अपने को, भाई 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30, 35, 40 साल का आदमी नहीं होना चाहिए, निश्चित आयु वर्ग है, आयु की सीमा इसमें लगेगी, है ना, ठीक है। फिर है योग्यता, निश्चित योग्यता भी होनी चाहिए। अगर हम किसी कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में अगर हम एडमिशन ले रहे तो हमारे पास में योग्यता होनी चाहिए कि 12वीं पास हुआ हुआ होना चाहिए, 10वीं पास हुआ हुआ होना चाहिए, वही योग्य है, बाकी योग्य नहीं है। तो इसमें विशेष योग्यता होनी तथा गुण रखने वाला होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं छठवां पॉइंट, अगला पॉइंट है अपना छठवां पॉइंट है, ठीक है। देखो प्रसार शिक्षा में
शिक्षक का मुख्य कार्य होता है कि जनता की समस्याओं का अध्ययन करके उनका हल निकाले। ये देखो, जैसे मान लो गांव वालों के पास में समस्या है कि इस बार हमारे गांव के अंदर गांव की जो फसल है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, फसल के अंदर कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई कीड़ा लग गया या फिर विशेष प्रकार की बीमारी आ गई फसलों के अंदर, ठीक है, तो ये गांव वालों की समस्या हुई। तो गांव वालों ने इस समस्या को वैज्ञानिकों के पास में लेकर गए, ठीक है, गांव वाले इस समस्या को वैज्ञानिक के पास में ले गए, ठीक है, वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया, ठीक है, और अध्ययन करके उसके बारे में समाधान बताया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाँ, शिक्षक का मुख्य कार्य होता है कि जनता की समस्याओं का अध्ययन करके उनका हल निकाले। जनता की जो समस्या होगी उन समस्याओं का समाधान करना है, उन्हीं के बारे में लोगों को बताना है। जबकि इधर आ जाओ, है औपचारिक शिक्षा के अंदर या संस्थागत शिक्षा में शिक्षक विषय को समझाने तक ही सीमित रहता है। भाई शिक्षक तो केवल जो विषय है, जो किताब के अंदर आपका सिलेबस दे रखा है, जो पाठ दे रखा है, जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, उन्हीं को समझाने तक सीमित रहता है। जैसे मान लो सिलेबस में आपके दे रखा है कि गिर गाय है जिसका औसतन दूध उत्पादन 2000 लीटर है, ठीक है, या फिर गिर गाय है जिसका औसतन पर डे का दूध उत्पादन 10 से 15 लीटर होना चाहिए, ठीक है, ये सिलेबस में था, हमने पढ़ा दिया, वो समझा दिया। अब वास्तविकता के अंदर वो गाय दूध दे रही है नहीं दे रही उसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब, हमने कॉलेज में पढ़ा दिया, बात खत्म। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अंदर तो अपने को उसका समाधान देना पड़ेगा। अगर दूध नहीं दे रही है, जैसे मान लो आप किसी पशुपालक के पास में जाओगे, ठीक है, पशुपालक आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब हमारी गाय है वो इस बार पिछली बार इसने 12 लीटर दूध दिया था और हमको सर ने भी पढ़ाया था कि गिर गाय 12 से 15 लीटर दूध आराम से दे देती है, जबकि हमारी गाय तो इस बार 12-15 लीटर दूध दे ही नहीं रही है, ठीक है। तो मास्टर ने पढ़ा के अपना पल्ला झाड़ लिया। जबकि हम अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, प्रसार शिक्षा की बात करते हैं, तो वहां पर अगर कोई काश्तकार अपने को कहता है कि डॉक्टर साहब हमारी जो गाय है वो इस बार दूध उत्पादन अच्छा नहीं कर रही है, 5-6 लीटर दूध ही है, तो अब हमें उसको समाधान देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? समाधान देना पड़ेगा। हम कहेंगे कि आप इसको कैल्शियम देवें, इसको डिवर्मिंग की दवा देवें, ठीक है, इसको मिनरल मिक्सचर चालू करें, इसको प्रोडक्शन राशन चालू करें ताकि ये उत्पादन के ऊपर आए और इसका दूध उत्पादन बढ़े। तो ये कह रहा है कि शिक्षक का मुख्य कार्य होता है जनता की समस्याओं का अध्ययन करे और उनका समाधान निकाले। जबकि औपचारिक शिक्षा के अंदर जो सिलेबस में बात कही गई है उसी को समझाने तक ही सीमित रहता है। तो ये कह रहा है शिक्षक विषय को समझाने तक ही सीमित रहता है, उसे जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। आपकी गाय 15 लीटर दूध दे या नहीं दे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो कागजों में लिखा दिया, कोर्स में समझा दिया कि गाय 15 लीटर दूध देती है, ठीक। आगे 7वां पॉइंट है सीखने वाले अपनी इच्छा से सीखते हैं। ये आ गई बात भाई अगर हम कोई गीता के पाठ हो रहे हैं जहां पर गीता ज्ञान दिया जा रहा है, वहां पर हम जब जाएंगे हमारी रुचि होगी, हम तभी उसको सीखेंगे जब हमारी रुचि, अगर हमारी रुचि नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसमें भाग नहीं लेंगे। वही बता रहा है सीखने वाले अपनी इच्छा से सीखते हैं। अगर हमारा मन होता है किसी भी मीटिंग के अंदर जाने का, किसी भी प्रोग्राम में भाग लेने का, तो हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। जबकि इधर तो निश्चित है जाना ही पड़ेगा, जैसे आप स्कूल है, कॉलेज है, तो आपको जाना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 7वां है, देखो इधर शिक्षा का कार्यक्रम अधिकतर अनिवार्य होता है। जैसे मान लो आपको स्कूल में जाना ही है, ठीक है, कॉलेज में जाना ही है, किताबें पढ़नी है, एग्जाम देना ही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अनिवार्य है, आपको वो कार्य वो करना, उस चीज को सीखना अनिवार्य है, ठीक है। यह इच्छा पर निर्भर नहीं करता। आप ये नहीं हो सकती मैं तो आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो ये किस प्रकार की शिक्षा है? संस्थागत शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ 8वां पॉइंट अपना, इस कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षार्थियों के पास जाता है। देखो बात, जैसे मान लो गांव के अंदर किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे मान लो दूध निकालने वाली मशीन के बारे में बताना है अपने को, ठीक है, तो दूध निकालने वाली मशीन के बारे में अगर पशुपालकों को जानकारी देना है, तो कंपनी का कोई भी कंपनी का कोई भी जो प्रचारक है जो उसके बारे में प्रचार करता है, ठीक है, तो वो गांव के लोगों के पास में आएगा, उन्हें समझाएगा कि ये दूध निकालने की मशीन है, इस प्रकार से कार्य करती है और इस मशीन के माध्यम से इस प्रकार से आप आराम से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, आराम से अधिक पशुओं का कम समय में दूध निकाल सकते हैं। तो ये बात बताने के लिए पशुपालन जो प्रसारक है, इन चीजों के बारे में बताने वाला जो है
वो खुद गांव वालों ग्रामीण जनता के पास में आएगा। जबकि इधर देखो, इस कार्यक्रम में शिक्षार्थी, सीखने वाला, शिक्षा को ग्रहण करने वाला खुद शिक्षक के पास में जाता है, खुद मास्टर के पास में जाता। देखो अब स्कूल के अंदर ये थोड़ी मास्टर हर बच्चे के घर आके उसको सिखाता है, बच्चे खुद स्कूल के अंदर जाते हैं मास्टर के पास में सीखने। जबकि इधर उल्टा है, इधर शिक्षक सिखाने वाला खुद सीखने वालों के पास में जाता है। ठीक है, नवा पॉइंट है इसमें, प्रसार अधिकारी किसी भी उम्र का हो सकता है। भाई जो प्रसार अधिकारी है, जो हमें किसी भी चीज के बारे में बताने वाला जो अधिकारी है, किसी भी नई तकनीकी, नई योजना या नए कार्यक्रम के बारे में जो बताने वाला है, जो शिक्षा देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, वो किसी भी उम्र का हो सकता है। बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है। ठीक है, जबकि इसमें प्रसार अधिकारी निश्चित उम्र का ही होता है। इसमें क्या होगा, पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे वो निश्चित उम्र के ही होंगे, निश्चित उम्र सीमा के बाद में वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट जो स्कूल है उसके अंदर टीचर होता है ना, रिटायर हो जाते हैं निश्चित उम्र के बाद में, तो इसके अंदर रिटायरमेंट का प्रोग्राम होता है, जबकि इसमें रिटायरमेंट का प्रोग्राम नहीं होता है। ठीक है, ओके। ये जो प्रसार शिक्षा होती है ये बच्चे के जन्म से ही चालू हो जाती है। जब बच्चा घर में पैदा होता है तब से लेकर उम्र पर्यंत चलती रहती है, जब तक वो मरता है तब तक ये जो प्रसार शिक्षा है ये चलती रहती है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं भी, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ओके। पहली विशेषता है प्रसार शिक्षा एक एवरेज शिक्षा है। मैंने अभी बताया आपको कि प्रसार शिक्षा बच्चे के जन्म से शुरू होकर मृत्यु प्रांत चलती रहती है, जब तक वो मरता है तब तक ये जो शिक्षा है ये चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलने वाला है, लगातार चालू रहने वाला है। एवरेज शिक्षा है, ये रुकने वाली शिक्षा नहीं है, इसमें लगातार चालू रहते, सीखते जाओ सीखते जाओ। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, इसका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता है, सीखे जाओ आप। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। और ये बात किसने कही थी कि प्रसार शिक्षा है ये एक एवरेज शिक्षा का प्रोग्राम है। ठीक है, वीटी कृष्ण मार्चरी, वीटी कृष्ण मार्चरी, वीटी कृष्ण मकारी। हमने कहा ना मकारी है, मकार आदमी है, झूठा आदमी है, तो वो झूठ बोलते ही जाएगा है। तो ये सिस्टम है, ये प्रसार शिक्षा है, ये सीखते ही जाओ सीखते ही जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब देखो नंबर 2 बात करते हैं। प्रसार शिक्षा कॉलेज शिक्षण संस्थानों से बाहर की शिक्षा है। ठीक है भाई, ये असंस्थागत शिक्षा है, कॉलेज शिक्षण संस्थानों से बाहर की शिक्षा है, तो इसका कोई सिलेबस वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा कॉलेजों शिक्षण संस्थानों से बाहर की शिक्षा है। और ये बात किसने कही थी, एलडी केल्से और सीसी हेनरे द्वारा यह बात बताई गई थी। ठीक है, ये याद कर लेना भाई, आपको पूछ लेगा कि प्रसार शिक्षा कॉलेज शिक्षण संस्थानों की बाहर की शिक्षा, यह बात किसने बताई, तो किसने बताई थी भाई साहब, एलडी केल्से और सीसी हेनरे ने यह बात बताई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। प्रसार शिक्षा आवश्यकताओं की ओर लक्षित होती है। बताया मैंने आपको भाई, जो प्रसार शिक्षा है, अगर हमें जरूरत है किसी भी सत्संग में जाने की, वहां पे भजन सुनने की, वहां पर ज्ञान की बात सुनने की, तो हम सुनेंगे। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हमें नहीं सुनेंगे। ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ये इच्छाओं की ओर लक्षित होती है। प्रसार शिक्षा किसकी ओर लक्षित होती है, इच्छाओं की ओर लक्षित होती है। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, उसका मन करे तो सीखेगा, उसका मन नहीं करे तो नहीं सीखेगा, उसका मन करेगा उसमें भाग लेने का तो वो लेगा, उसका मन नहीं करेगा तो नहीं लेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, प्रसार शिक्षा करके सीखो। देखो मैंने बताया था कि जैसे मान लो कोई भी योजना, कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्राम आपको बताया जाता है, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी नवाचार के बारे में आपको बताया जाता है, तो वो अपनाने के लिए या फिर उसको समझने के लिए 2 ही तरीके हैं अपने पास, या तो करके सीखो या फिर देखकर विश्वास करो, या फिर देखकर विश्वास करो। 2 चीजें हैं प्रसार शिक्षा, या तो करके सीखो या फिर देखकर विश्वास करो, देखकर विश्वास करो। या तो करके सीखो किसी भी काम को, जैसे मान लो मैंने किसी पशुपालक को कहा कि आप अपने पशुओं को दूहने के लिए या फिर दूध निकालने के लिए दूध निकालने वाली मशीन लेकर आए, उससे आपको बहुत ही आसानी होगी, अधिक पशुओं कम समय में आप दूध निकाल लेंगे, बीमारियों के फैलने की अंदेशा भी कम रहता है और पशु भी अच्छे रहते हैं, बीमारी वगैरह मिल्क क्या मैस्टाइटिस वगैरह जो बीमारियां वो नहीं फैलेगी। ठीक है, अब इस बात को अगला एक्सेप्ट कब करेगा, या तो वो खुद इस काम को करेगा, ठीक है, वो मशीन लेके आएगा, गायों का दूध निकालेगा
और फिर उसे लगेगा कि हाँ ये चीज बहुत बढ़िया है। या फिर हम किसी पड़ोस के देख लेंगे कि पड़ोसी के पास में दूध निकालने वाली मशीन है और बहुत अच्छा काम है और बहुत बढ़िया काम की चीज है। तो दो चीजें, या तो आप करके सीखो, किसी भी काम को खुद करो और फिर उसे सीखो, या फिर देख कर विश्वास करो आप, या फिर देख कर विश्वास करो। ठीक है, अब देखो पांचवा पॉइंट है, प्रसार शिक्षा एक दोहरा प्रवाह, टू वे चैनल है। दोहरा प्रवाह कैसे है? क्योंकि प्रसार शिक्षा के अंदर पशुपालक भी किसी समस्या को लेकर अनुसंधान केंद्रों पर जाते हैं, वैज्ञानिकों के पास में जाते हैं और वैज्ञानिक उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी प्राप्त करके उसका जो समाधान होता है वो वापस पशुपालकों को तक पहुंचाते हैं। तो इसमें पशुपालक भी सीखता है और वैज्ञानिक भी सीखते हैं। दोनों के आपस में सामंजस्य के द्वारा यह शिक्षा चलती है, दोनों ही इसके अंदर सीखते हैं, दोनों के बीच में दोहरा प्रवाह है ये शिक्षा का। समाधान करने के लिए जो पशुपालक है वो वैज्ञानिकों के पास में जाएगा और वैज्ञानिक पशुपालकों को समाधान प्रदान करते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक भी सीखता है और पशुपालक भी सीखता है। तो ये दोहरा प्रवाह, टू वे चैनल है। तो मैं ये दो दोहरा प्रवाह है, दोहरा उपयोग किसका होता है? दामा का। तो यह बात किसने बताई थी? ओपी दामा ने। क्योंकि दामा में कोई जो दामा होता है, बाउल बकेट, उसमें किसी चीज को हम डाल के रख भी लेते हैं और उसको किसी चीज को ढकने के लिए भी काम में लेते हैं। तो दोहरा प्रवाह है, दो प्रयोग है इसके। तो ये बात किसने बताई? ओपी दामा ने, कि प्रसार शिक्षा एक दोहरा प्रवाह है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। कैसी लगी क्लास आपको? ठीक, धन्यवाद।